हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। इससे पूर्व हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 3, संविधान की विशेषताएं। संविधान संविधान शब्द का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो सरकार के संगठन और कार्यप्रणाली के साथ साथ सरकार और आम नागरिकों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध को रेखांकित करते हैं। संविधान को देश का मौलिक कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट एंड देश का बुनियादी कानून यानी बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, सरकार का लेख पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड देश के नियम यानी रूल्स ऑफ द स्टेट, राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड देश के मूल नियम यानी ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री के रूप में वर्णित किया गया है। तो बेसिकली क्या क्या बोला कहा गया है, संविधान को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो संविधान जो है देश का मौलिक कानून है, देश का सर्वोच्च कानून है, देश का बुनियादी कानून भी है और सरकार का लेख पत्र है, और देश के नियम कानून और राज्य व्यवस्था, जो हमारा राज्य व्यवस्था है यानी जो उसकी बुनियादी संरचना है और देश के मूल नियम के रूप में इनको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो विशेषताएं क्या है, इसका वर्णन इधर दिया गया है। तो सबसे पहला है सबसे लंबा संविधान। मूल संविधान जो था, जो 1949 में था, उसमें एक उद्देशिका थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित किया गया था, और जिसमें 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में एक उद्देशिका अभी भी है और लगभग 395 यानी बहुत ज़्यादा 470 के आसपास अनुच्छेद हैं। भाग अभी भी 22 ही हैं और अनुसूचियां बढ़कर 12 हो चुकी हैं। ठीक है, ओके। विशाल आकार के लिए उत्तरदायी आधारभूत कारक, यानी विशाल आकार जो है इसके लिए उत्तरदायी आधारभूत कारक क्या है, तो देश की विशालता, इसकी इसकी विविधता। ऐतिहासिक कारक, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक संविधान और संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का वर्चस्व। वर्तमान में इसमें एक उद्देशिका यह मेंशन है, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अब है तो विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, यानी हमने किन किन स्रोतों से क्या क्या प्रावधान लिया है इसके बारे में वर्णित है। तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, तो भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो हमने कहाँ से लिए हैं, अन्य देशों के संविधान से तो लिया ही हमने, साथ ही साथ हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी अडॉप्ट किया है। भारत संविधान का संरचनात्मक भाग जो है वो हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। जबकि दार्शनिक भाग हमने कहाँ से लिया है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से लिया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया है, हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड से। जबकि मूल अधिकार को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, अमेरिका से। ओके, अब भारत संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन का संविधान है, यानी अगर संविधान के राजनीतिक भाग की बात की जाए तो हमने उसे कहाँ से लिया है, तो हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ओके, नेक्स्ट तीसरा जो है, थर्ड है हमारा एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। तो क्या कह रहा है कि संविधान में कहीं भी संघ यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद क्यों नहीं किया गया है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में फेडरेशन शब्द को, भारत को अगर हम जब बोलते हैं तो फेडरेशन शब्द हमने क्यों नहीं मतलब फेडरेशन शब्द हमने क्यों नहीं यूज़ किया। हम यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, हम फेडरेशन क्यों नहीं कहते भारत को। तो क्योंकि हमारा जो भारत है वो राज्यों के साथ समझौतों का परिणाम नहीं है, इसलिए हम भारत के लिए फेडरेशन शब्द यूज़ नहीं करते। हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। यानी कि हमारे देश में जो राज्य है वो जो है वो केंद्र से या फिर हमारा जो मजबूत केंद्र जो है या फिर वो उससे अलग नहीं हो सकते, है ना। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इंपॉर्टेंट संघीय विशेषता क्या है इसकी, तो 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनात्मकता, संविधान की सर्वोपरिता यानी सर्वोच्चता आदि। एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं क्या क्या है, तो मजबूत एकात्मक या गैर संघीय विशेषता, ये तो थी संघीय विशेषता। अब बोल रहा है गैर संघीय विशेषता क्या है,
तो मजबूत केंद्र है हमारा, एकल संविधान है, एकल नागरिकता है और एकीकृत न्यायपालिका है और अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान इसमें उल्लेखित हैं। अब चौथा है कठोर और लचीला। कलर चेंज। कठोर और लचीला। भारतीय संविधान ना तो कठोर है अमेरिका की तरह, क्योंकि अमेरिकी संविधान जो है वो कठोर है, ठीक है। तो भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, और ब्रिटेन की संविधान क्या है, लचीला, ठीक है। बल्कि ये क्या है, हमारा संविधान दोनों का मिश्रण है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का मिश्रण है। अब है फिफ्थ, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल को प्राथमिकता दी है। कौन से मॉडल को, वेस्टमिंस्टर मॉडल को प्राथमिकता दी है, यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। विशेषताएं, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता और निचले सदन यानी लोकसभा का विघटन। संसदीय संप्रभुता 6, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोपरिता का संश्लेषण। संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद के समान है। किसके समान है, ब्रिटिश संसद के समान है। न्यायिक सर्वोपरिता यानी सर्वोच्चता जो है वो अमेरिकी प्रणाली के समान है। तो ध्यान रहे, संप्रभुता जो है वो ब्रिटिश संसद के समान है और न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो अमेरिकी प्रणाली के समान है, ठीक है। आगे अब है, हम देख रहे हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय देश में एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष स्तर पर है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य निचली अदालतें हैं। उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करने वाला, संविधान का संरक्षक है। भारत न्यायालयों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसमें है, अनुच्छेद 21 में। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। यूएसए संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। यूएसए में क्या है, संघीय कानून जो है संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य कानून जो है राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रावधान है यहाँ पे। और हमारे यहाँ क्या है, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो न्यायालयों की हमारे यहाँ क्या है, भारत में न्यायालयों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों में भी लागू हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकार नंबर 8। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। पहला है समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये सारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। कितने हैं, 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना। प्रकृति में ये क्या है, नॉन जुडिशियल है यानी नॉन जस्टिसेबल है, यानी गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसेबल। इनके अर्थात इनके उल्लंघन के मामलों में न्यायालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल। उद्देश्य क्या है इसका, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
महत्व देश के शासन विधि में मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीपीएसपी का महत्व बता रहा है कि शासन विधि में क्या है, मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब है मूल कर्तव्य 9। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद इन्हें संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 का क यानी केवल एक अनुच्छेद 51 के क में 11 मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है, जो प्रकृति में गैर न्याय संगत है, यानी कि ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन, यूपीएससी द्वारा पूछा गया है कि टीपीएसपी क्या है, तो नॉन जस्टिसेबल है और मूल कर्तव्य भी नॉन जस्टिसेबल है। यानी कि क्या हो जाता है, अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती, न्यायालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। अब आता है 10, जिसमें हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत का संविधान भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी अवधारणा यानी धर्म यानी चर्च, राज्य यानी राजनीति के बीच पूर्ण पृथक्करण है। यानी धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है वो क्या है, धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा अलग है। धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो पहला है उद्देशिका, इसके अलावा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समता। 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। वहीं 16 में कहा गया है अवसर की समता, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और जहाँ तक बात है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में हम पढ़ते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रयास। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें पता चलता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इससे पता होता है। साथ ही साथ उद्देशिका, तो इन पूछ लिया जाता है यूपीएससी द्वारा, आपसे पूछा जाएगा कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमारा मिलता है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16, 25 और अनुच्छेद 30 में। वहीं डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में, साथ ही साथ हमारी उद्देशिका में भी वर्णित है ना। हम कहते हैं ना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा है हमने। क्या जोड़ा है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा है ना बाद में, तो वो धर्मनिरपेक्ष तो है ना वहाँ पे। ओके, अब आते हैं प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार। कलर चेंज, यहाँ पे है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 1989 में 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 11 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं एकल नागरिकता के बारे में। सॉरी, प्रत्येक वयस्क मताधिकार नागरिक को मताधिकार हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एकल नागरिकता, यानी भारत पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं, यानी कि नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं पूरे भारत में। और जबकि यूएसए में प्रत्येक व्यक्ति न केवल यूएसए का नागरिक है बल्कि उस विशेष राज्य का भी नागरिक है जहां वह निवास करता है या रहता है। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्र निकाय, लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि जो हैं ये क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव हैं।
नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। प्रावधानों के पीछे तर्क संगतता क्या है? तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना। तो इन प्रावधानों के पीछे क्या तर्क है? कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना। राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में। राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 365। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अद्वितीय विशेषता क्या है? तो आपातकाल के दौरान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर एकात्मक ढांचे यानी यूनिटरी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जो विशेषता है अद्वितीय है, यानी ऐसी दूसरी कोई विशेषता नहीं है कहीं। तो क्या होता है कि जब आपातकाल लगता है तो संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना ही क्या होता है कि जो हमारा संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? क्योंकि जहाँ कहीं भी आपातकाल लगता है, चाहे वो राज्य में, किसी राज्य में लगा हो या पूरे भारत में लगा हो, तो उसका जो बागडोर होती है केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है। कौन चलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो इस वजह से वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिस्तरीय सरकार। 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन भी 1992। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायतों को इसमें भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई और भाग 9 को और अनुसूची 12 जोड़ी गई। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। 97वां यानी 97th CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में एक नया अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 43B में वर्णित है। सहकारी समितियां नामक एक नया भाग 9 का ख जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक है। तो हमने पढ़ा इसमें सहकारी समितियों के बारे में। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 और संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके तहत, और इसको मूल अधिकार बना दिया गया किसमें? तो अनुच्छेद 19 के तहत। और इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा? तो DPSP में अनुच्छेद 43B यानी 43B। और इसके लिए एक नया भाग 9 का ख भी जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक इसको वर्णित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं संविधान के भाग, यानी संविधान के कितने भाग हैं? तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। इन 22 भागों के बारे में हम समझते हैं। तो पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 में। दूसरा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। पहले मैं भाग को दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको अनुच्छेद दिखा दूंगी, इससे आपको रिमाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसके क्षेत्र। दूसरा नागरिकता। तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा DPSP। 4 का A मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ। 6 राज्य। 7 अनुसूची, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य जो कि निरस्त हो चुके हैं। 8 में केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कोट कर सकते हैं। 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, है ना, तो इसका भाग भी 8 ही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायत। 9 का क नगर पालिका। 9 का ख यानी 9B सहकारी समितियां। 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 में
12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का ए अधिकरण। 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा इंपॉर्टेंट। 18 आपातकालीन उपबंध। 19 में प्रकीर्णन। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इस प्रकार हमने 22 भाग को देखा। अब उससे संबंधित अनुच्छेद भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 DPSP, 51 ए मौलिक कर्तव्य, 52 से 151 संघ, 152 से 237 राज्य, 238 में प्रथम अनुसूची के भाग ख निश्चित, 239 से 42 में केंद्र शासित प्रदेश, 243 से 243 ओ पंचायत, 243 पी से 243 ZG तक नगर पालिका, 243 ZH से ZT तक सहकारी समितियां, 244 से 244 ए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 264 से 300 ए वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 308 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवा, 323 ए से 323 बी अधिकरण, 324 से 329 ए निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 42, 343 से 351 के बीच राजभाषा, 352 से 60 के बीच आपातकालीन उपबंध, 361 से 67 प्रकीर्णन, 368 संविधान संशोधन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 92, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो इस प्रकार हमने देख लिया भागों को, संविधान में जो 22 भाग हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बता सकते हैं? अभी हमने बताया था आपसे कुल 12 हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं। पूर्व में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ओके, तो शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। पहली अनुसूची, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रों के साथ सूचीबद्ध करता है। वर्तमान में अनुच्छेद 1 और 4 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहता है? जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है और उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है, जो और उसके क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए सभी प्रावधान हैं। पुनः मैं आपको एक बार समझा दूं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हमारे भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए सभी प्रावधान किए गए हैं। परिलब्धियों,
भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इनमें किन का वर्णन नहीं किया गया है, किन के प्रलब्धियों, भत्तियों और विशेषाधिकारों का? तो प्रधानमंत्री। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं किया गया है। ओके, नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब है अनुसूची 3। अनुसूची 3 जो है, यह विधेयक निम्नलिखित के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप उपलब्ध कराता है। संघ और राज्य मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के उम्मीदवारों, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शपथ की बात करता है। तो किन किन के शपथ की बात करता है, शपथ या प्रतिज्ञान की? तो संघ और राज्य मंत्रियों, किसके किसके? संघ और राज्य मंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के उम्मीदवार, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है चौथी अनुसूची। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य, कहाँ? राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या का विवरण कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 4 का 1 और 80 के 2 में। तो पहला क्या है हमारा? संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। हमारे दूसरी अनुसूची जो है वो किसकी बात करता है? तो विशेषाधिकार और भत्ते की बात करता है। बेसिकली वेतन और भत्ते की बात करता है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ की बात की गई है इसमें, शपथ या प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो किसके? राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची जो बात करता है, पांचवी अनुसूची में कहता है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद दिया गया है। तो पांचवें से कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 244, 245। 244 क्या कहता है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 244 में साफ साफ वर्णित है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जबकि अनुच्छेद 245 245 इसमें कहा गया है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया जाना, है ना। और इसी में कानून को रिपील करने की भी शक्ति दी गई है। जैसे कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया और वो पास भी हो गया कानून, वो अब कानून बन चुका है, कोई बिल जो है पास होने के बाद अब वो कानून बन चुका है और वो इन्फोर्स भी कर दिया गया है, लेकिन जब उस कानून को रिपील करना चाहती है सरकार तो उसकी शक्ति भी अनुच्छेद 245 में ही दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी सरकार ने किसानों के लिए एक कानून बनाया था, है ना, किसानों के लिए जो एक कानून लाए थे, जिसका कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने के किसानों ने काफ़ी विरोध किया और लाल किले पर उन्होंने हंगामा किया, लाल किले पर उन्होंने अपना खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की। तो इन सब के गंभीर विरोध के कारण इस अफरा तफरी की स्थिति मच गई और फलतः सरकार ने यह कहते हुए कानून को वापस ले लिया कि हम किसानों को नहीं समझा पाए या हम लोगों को नहीं समझा पाए कानून की विशेषताओं के बारे में, लाभ के बारे में। अतः सरकार ने फाइनली क्या किया था कि उस कानून को रिपील कर दिया था। तो उसकी शक्ति भी 245 में है। अब हम देखते हैं छठी अनुसूची। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करती है। अब है सातवीं अनुसूची। इसमें विधायी प्राधिकार के लिए 3 अनुसूचियां शामिल हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची एंड संवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? तो केंद्रीय कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले इसमें शामिल हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाने के लिए स्थानीय विषय जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि शामिल हैं, जबकि संवर्ती सूची जो है दोनों के लिए संयुक्त विषय है, जैसे कि शिक्षा
वन इत्यादि। नोट, संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। तो अवशिष्ट विषय जो है उस पर कौन कानून बना सकता है? अब संसद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय कानून कौन बनाता? अवशिष्ट विषय किसके पास होता था? गवर्नर जनरल में निहित होता था। ओके, और वही अब जो है वो कौन बनाती है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो संसद के पास है ना। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची पर प्रबल होती है। एक संघ सूची जो है वो क्या होती है? राज्य सूची और संवर्ती सूची पर प्रबल होती है। संघर्ष के मामले में केंद्रीय कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है। एग्जैक्टली जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। समझ गए आप? तो संघ सूची जो है जो संघ जो सरकार जो कानून बना देती है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची पर प्रबल हो जाती है। और राज्य सूची का कोई जो कानून होगा वह तभी प्रबल हो सकता है जब उसके लिए राष्ट्रपति ने कुछ अलग से जारी किया हो, आदेश जारी किया हो। ओके, तो इस प्रकार से जब तक अगर राष्ट्रपति ने राज्य कानून को अनुमोदित कर दिया है तब फिर केंद्रीय कानून जो है यानी कि केंद्र द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो उस पर फिर प्रबल नहीं हो सकता। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। सूची में थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। 8वीं अनुसूची, सूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जब अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं, जो अनुच्छेद 344(1) और 351 वर्णित है। तो अब कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी। इसमें 3 बार संशोधन किया गया है, आपको ध्यान हो तो पहला संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन और उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था। तो पहले में 21वें में हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था और उसके बाद हमने जोड़ा था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें हमने जोड़ा था बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये हमने 3 संशोधन किए थे और तब हमने भाषाओं को जोड़ा था। आगे देखते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस प्रकार हमने क्या किया है? 22 भाषाओं को जोड़ा है। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी 1967 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे वर्णित है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में 22 भाषाओं में जो नए भाषाओं को जोड़ा गया है वो कौन कौन था? तो मैं संशोधन करके तो कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब क्या हो गया है? 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। तो ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है इससे क्वेश्चन। तो क्या किया है कि 96वां 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में किया गया था। इसमें उड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया था? ओडिया कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। अब है 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम मूल रूप से 13 किंतु वर्तमान में 282 अधिनियम तथा अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। इस अनुसूची को जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ताकि इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। किसके मामले में? तो IR के कोयलहो केस में। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2018-19 में। आगे
अब हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के संबंध में है प्रावधान, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। अब है 11वां अनुसूची। इसमें क्या है? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया है, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। इसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, जैसे कि कृषि, भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी आदि। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। इसमें 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, जिसमें शहरी नियोजन, जिसमें नगर नियोजन भी शामिल हैं, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन एंड आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना इत्यादि शामिल हैं। तो 12वीं अनुसूची में टोटल जो नगर पालिका है की शक्तियां हैं, प्राधिकारी हैं, उसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय शामिल हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, कार्यात्मक विषय शामिल हैं। इस प्रकार हमने 12 अनुसूची को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में भारत गणराज्य। वरीयता क्रम गृह मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित एक प्रोटोकॉल सूची है। इसमें भारत सरकार में पद और कार्यालय के अनुसार पदाधिकारियों और प्राधिकारियों का विवरण दर्ज किया जाता है। यह राजकीय और औपचारिक अफसरों के लिए है और सरकार के दैनिक कामकाज में इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो ये किस लिए है? बस राजकीय और औपचारिक अफसरों के लिए है। दैनिक कामकाज में इसका कोई यूज़ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों की वरीयता क्रम इस प्रकार है। शायद पीसीएस में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। इसमें डायरेक्ट वरीयता क्रम से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा नंबर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो 3 तो आपको याद रहेगा कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। इसके बाद आते हैं अपने अपने राज्यों के भीतर राज्यों के राज्यपाल, फिर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर आते हैं उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके इक्वल में ही आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके ही बराबर में आते हैं, साथ में कौन? लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। संघ के कैबिनेट मंत्री, और साथ में इनके कौन आते हैं? अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, और इक्वल टू नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और इनके समकक्षी होते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये याद रखने योग्य है। क्या है? कौन कौन? तो 7 नंबर पे आता है संघ के कैबिनेट मंत्री, और इनके समकक्ष ही होते हैं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। फिर होता है 7A, जिसमें आते हैं भारत रत्न धारक। उसके पश्चात वरीयता क्रम में आते हैं 8 नंबर पे भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत और उच्चायुक्त। इनके समकक्ष होते हैं अपने अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के राज्यपाल। 9th नंबर होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9A संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। 9A इनके समकक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वरीयता क्रम में 10वें नंबर पे है राज्यसभा के उपसभापति, और इनके समकक्ष हैं राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य, संघ के राज्य मंत्री। वहीं वरीयता क्रम में 11वें नंबर पे हैं भारत के महान्यायवादी, इनके समकक्ष है कैबिनेट सचिव, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस प्रकार हमने वरीयता क्रम को देखा। आपको ज़्यादा रटने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो आप इजीली
समझ सकते हैं कि कौन विजेता होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि वो एक ही नंबर से पूछ ले कि अच्छा बता दो 7 का ए दे दे, या फिर आपको सपोज दैट कि आपको 9 दे दे, या फिर 9A समझ लो आप, है ना, 9A दे दे और आपको बोलेगा वरीयता क्रम में बताओ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक। तो ऐसे नहीं देता है वो, या तो देगा राष्ट्रपति, फिर उठाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, फिर उठाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रकार आप क्रम, ऑब्वियसली जब आप जान रहे हैं चीज़ों को, उनकी प्रमुखता, उनका संवैधानिक जो स्टेटस है, तो आप बेसिकली बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संविधान का संशोधन, जो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित है। इसे हमने अडॉप्ट किया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिसके बारे में हम देखेंगे। विधेयकों का पुनर्स्थापन। संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी संसद सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ये यूपीएससी ने इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था 2013 में। तो किसी भी संसद सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। कौन पुनर्स्थापित कर सकता है इसको? तो या तो किसी मंत्री द्वारा या अथवा गैर सरकारी सदस्य द्वारा इसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि विधेयक जो है वो किसी भी सदन में हम कर सकते हैं, पहले पेश कर सकते हैं संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में पहले करना हो तो राज्यसभा में, या लोकसभा में पहले करना हो तो लोकसभा में। कौन कर सकता है इसको पुनर्स्थापित? तो हमने देखा मंत्री कर सकते हैं या तो, या फिर गैर सरकारी सदस्य कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे गैर सरकारी सदस्य से क्या मतलब है यहाँ पे? तो यहाँ पे गैर सरकारी सदस्य का मतलब है नॉन गवर्नमेंट मेंबर, जैसे कि ऐसा सदस्य जो सरकार का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन किसी भी जो विधायी निकाय है जैसे कि संसद या विधानसभा, उसका सदस्य होता है। अगर आमतौर पर इसको बोलें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि सांसद और विधायकों के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर बोले तो जैसे कि संसद में मान लो सपोज दैट कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कोई सदस्य है जो संसद और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है लेकिन वो मंत्री नहीं है, तो वही जो है वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर यानी कि गैर सरकारी सदस्य कहलाता है। और वही सेम एज जैसे कि विधानसभा में, तो विधानसभा में जो विधायक मंत्री नहीं होता है वो क्या वही कहलाता है, गैर सरकारी सदस्य कहलाता है। इनका कुछ सिग्निफिकेंस भी होता है, जैसे कि ये क्या कर सकते हैं, प्राइवेट बिल पास कर सकते हैं, है ना, प्राइवेट मेंबर बिल पास कर सकते हैं, जो है ये गैर सरकारी विधेयक जो है उसको पेश कर सकते हैं। और ये संसद या विधानसभा में क्या कर सकते हैं, सरकार से अलग अपना विचार रख सकते हैं। और इनका जो मेन जो इनका कार्य होता है वह नीति निर्माण और सरकार की जो नीतियां हैं उनको समीक्षा करना, उनकी समीक्षा करना इनका जो प्रमुख कार्य होता है। तो ये गैर सरकारी सदस्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं विधेयक के पुनर्स्थापन में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, जैसे संबंधित प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो विधेयक के पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विधेयक को अगर पुनर्स्थापित करना है तो उससे पहले जरूरी नहीं कि हम राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लें। ठीक है। आवश्यक बहुमत का प्रकार, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? तो उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत अर्थात 50% से अधिक प्लस उस सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो मतदान करने वाले हैं उन सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है विशेष बहुमत में। सदनों में विधेयक, दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किए जाने की आवश्यकता होती है। अब है संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या संयुक्त बैठक की जा सकती है? अगर दोनों सदनों के बीच असहमति हो गई है तो संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। संघीय प्रावधानों में संशोधन, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित अगर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संघीय प्रावधानों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, जो इससे संबंधित सवाल पूछा गया है 2013 में।
अब आता है विधेयकों को सहमति देने में राष्ट्रपति की भूमिका, यानी कि कहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका होती है विधेयकों में। तो 24वां संविधान संशोधन, इसने अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर उनकी सहमति देना अनिवार्य बना दिया। इसका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, ना ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान उस अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा विधेयकों को सहमति देने में राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार में हम देखते हैं साधारण बहुमत। प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यह साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है। ऐसे संशोधनों पर अनुच्छेद 368 के तहत विचार नहीं किया जाता है। उदाहरण, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 में, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है, और 368 के तहत विचार नहीं किया जाता है। तो ये हो गया साधारण बहुमत। अब है पूर्ण बहुमत। संसद की सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, चाहे रिक्तियां हो या सदस्य अनुपस्थित हों, कुल सदस्यता का बहुमत। अब है प्रभावी बहुमत। सदन की प्रभावी संख्या का बहुमत अर्थात कुल संख्या में से रिक्तियों को घटा दिया जाता है। अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों का बहुमत, जो कि विशेष बहुमत कहलाता है। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत क्या है? तो अनुच्छेद 249 के तहत अगर विशेष बहुमत की बात करें तो उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। लेकिन अगर अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की बात करें तो उसमें प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, जिसमें रिक्तियां और अनुपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, यानी अर्थात 50% से अधिक, तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है। और कुल सदस्यता जो यहाँ पर लिखा गया है, कुल सदस्यता शब्द जो है उसका अर्थ है सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है। कुल सदस्यता यानी कि जितने भी सदन में सदस्य हैं उनकी कुल संख्या से है। और रिक्तियाँ अथवा अनुपस्थिति होने के बावजूद, जैसे कि उदाहरण EWS को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वां संविधान संशोधन। अब है अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत। तो अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत क्या है? तो सदन की कुल सदस्यता के संख्या के कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। अब संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से राज्य विधानसभाओं के आधे यानी 50% का अनुसमर्थन। अधिकांश संघीय प्रावधानों में इसी पद्धति द्वारा संशोधन किया गया है। अगर संघीय ढांचा में हमें संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत और प्लस जो है विधानसभा से, यानी कि साधारण बहुमत से राज्य की विधानसभा के आधे यानी 50% का समर्थन आवश्यक होता है। यदि एक अथवा कुछ अथवा शेष सभी राज्य विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं औपचारिकता पूरी हो जाती है। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को विधेयकों पर अपनी सहमति देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर सहमति देनी है। उदाहरण, GST से संबंधित 101वां संविधान संशोधन। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार। तो यहाँ पे है ऐसे प्रावधान जिनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। किन किन चीज़ों के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो जब हमें अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 3। दूसरी अनुसूची जैसे कि परिलब्धियां, भत्ता और विशेषाधिकार की बात करता हो, या राज्य विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन की बात करता हो, अनुच्छेद 169। या संसद में गणपूर्ति यानी अनुच्छेद 100। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते यानी अनुच्छेद 106।
और संसद के प्रक्रिया नियम यानी अनुच्छेद 118, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या एंड संसद उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार यानी अनुच्छेद 105, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना यानी अनुच्छेद 138, राजभाषा का प्रयोग यानी अनुच्छेद 343, नागरिकता 5 से 11, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यानी अनुच्छेद 82, पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 का 1, छठी अनुसूची अनुच्छेद 244। तो इस सब के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है, साधारण बहुमत में हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही विधेयक को लाते हैं, पेश करते हैं किसी भी सदन में। अब है आगे हम देखते हैं ऐसे प्रावधान जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं हैं, पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है, पहली श्रेणी यानी साधारण बहुमत वाला, और तीसरी श्रेणी यानी कि जो आधे राज्यों का विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की बात करता है। अब है ऐसे प्रावधान जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ये संशोधन जो होता है वो संघीय ढांचे में यानी संघीय जो होता है उसमें संघ में संशोधन के लिए होता है। संघीय ढांचों में जनरली तो नहीं हो पाता है, हाँ, बट कुछ वैसी चीज़ें पाई गई हैं जिनका चेंज होना आवश्यक हो गया है, तब इन संशोधनों के माध्यम से उसे संशोधित किया जाता है। तो वो क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 54 और 55। क्योंकि इसमें राज्यों का भी शामिल होना ज़रूरी होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इस वजह से केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगर केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होता है तो इससे क्या होता है, राज्य पर इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जैसे कि अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय और 214 में उच्च न्यायालय। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, अगर शक्तियों का बंटवारा होना है केंद्र और राज्य के बीच, तो केंद्र को तो इससे प्रभावित तो होगी, साथ ही राज्य भी होगी, इसलिए राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है विशेष बहुमत के साथ साथ। वस्तु और सेवा कर परिषद 101वां संविधान संशोधन था ये। और 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, तो इन सभी में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संशोधन प्रक्रिया की क्या आलोचनाएं हैं उसको हम देखते हैं। तो भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारतीय राज्य संवैधानिक संशोधन शुरू नहीं कर सकते। यह अधिकार पूर्णतः संसद के पास है, यानी भारत के जो राज्य हैं वो संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते, केवल संसद के पास है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब राज्य विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं, यानी कि जब हमें राज्य विधान परिषद का अगर उत्साधन या सृजन करना हो तो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। मात्र एक अपवाद रह गया ये, जिसे संसद स्वीकृत, अस्वीकार या अनदेखा भी कर सकती है। संविधान में उस समय का उल्लेख नहीं है जिसके भीतर राज्य विधानसभाएं संशोधन की पुष्टि कर सकती हैं। इसका भी कोई उल्लेख नहीं है कि कब पुष्टि करे या कब अस्वीकार कर दे। तो यह भी एक लॉन्ग टर्म तक खींचने जैसी स्थिति हो जाती है। संविधान में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है कि क्या राज्य एक बार अगर स्वीकृति दे दी, यानी राज्य द्वारा एक बार दी गई स्वीकृति, फिर वो क्या वापस ले सकती है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। किसी विशेष निकाय के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा केवल कुछ मामलों में ही राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। और लास्ट वन,
अस्पष्ट प्रावधानों के कारण मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक संभावना रहती है। तो ये है कुछ आलोचनाएं संविधान संशोधन प्रक्रिया की। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन। तो शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 में। इसमें क्या हुआ था? तो राज्यों को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार था। तो किसको? राज्य को। किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार था। संपदा अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानूनों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। किसका? संपदा अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले जो कानून थे उसकी सुरक्षा के लिए यह जो है प्रावधान सुनिश्चित किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी। किसने जोड़ा? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार और इसमें शामिल जो अन्य कानून थे उसकी न्यायिक समीक्षा ना हो, इस समीक्षा से बचाने के लिए ही 9वीं अनुसूची जोड़ी। बाद में अनुच्छेद 31, 31 क और 31 ख जोड़े गए। यूपीएससी इससे सवाल पूछ चुकी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का 1 पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए, जैसे कि लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना। तो ये अनुच्छेद 19 और 1 जो है उस पर प्रतिबंध के 3 आधार जोड़े गए। और बेसिकली ये जो संविधान संशोधन जो 9 का क था, इसके तहत संविधान 9 का क जोड़ा गया था, अनुसूची 9 का क जोड़ा गया था अनुसूची। तो इसका अर्थ ही यही था कि ये संविधान की न्यायिक समीक्षा से परे होगी, पर वास्तव में अब ऐसा नहीं रह गया है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर यह इसके तहत जो प्रावधान, इसमें जो प्रोविजंस होंगे, अगर यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किसी व्यवसाय, आगे देखते हैं, किसी व्यवसाय अथवा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने राज्य के कदम की वैधता तथा व्यापार और वाणिज्य के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे अमान्य नहीं किया जाना। पर वास्तव में क्या है, ये अब समीक्षा के अधीन हो चुकी है। अब है पहला संविधान संशोधन हमने देखा 1951 में। अब हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। किसमें? उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है राज्यों के वर्ग क, ख, ग और घ को समाप्त कर उन्हें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। ये सब याद रखने योग्य अब नहीं रह गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? पहला और 7वां बेसिकली यही था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। एक ये भी था। अब है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें भारत पाक समझौते 1958 के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य क्षेत्र में समायोजन किया गया। भारतीय राज्य क्षेत्र में समायोजन, बेरुबारी यूनियन यानी पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। अब है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, यानी 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, उसको देखते हैं। पुदुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी के लिए विधानमंडल एवं विधान मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 16वां संविधान संशोधन 1963। इससे पूर्व भी था, जैसे कि 12वां संविधान संशोधन था 1961 में। इसमें गोवा और दमन दीव को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। और फिर था 13वां संविधान संशोधन 1962, जिसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में नागालैंड को विशेष राज्य के विशेष प्रावधान के तहत, विशेष उपबंध के तहत इसको शामिल किया गया था भारतीय राज्य क्षेत्र में नागालैंड को। और 1963 में ही उसको क्या कर दिया गया कि राज्य का दर्जा दे दिया गया था नागालैंड को। तो ये सारी चीज़ें थी। अब है आगे बढ़ते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या है? मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई।
राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। किसमें? 24वां संविधान 24 संविधान संशोधन सीए जो था 1971 में। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और अनुच्छेद 39 के तहत कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर आधारित चुनौतियों से संरक्षित किया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें प्रिवी पर्स और रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 35वां संविधान संशोधन जो है सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम को राज्य का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसमें सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया गया भारत संघ के। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम जो है भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब है 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन में क्या था? तो ये इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय न्यायालयों की जांच से इसके निर्वाचन को मुक्त कर रखा गया और इसे आपातकाल यानी 1975 से 77 के दौरान लागू किया गया था। आपातकाल के दौरान लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसमें किस किस के? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन हो था उसको क्या कर दिया गया? तो यानी भारतीय न्यायालयों की जांच से मुक्त कर दिया गया इसे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपातकाल के दौरान ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पॉलिटी में मिल जाते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए। कौन सा? तो नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का क। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इसके तहत? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में। कब से लागू हुआ था ये? 1 अप्रैल 2010 से। और ये कौन से उसमें हुआ था? तो मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 का ए, 21 का क। 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का ए क्या था? शिक्षा का अधिकार। ठीक है। और यही फिर डीपीएसपी में भी जुड़ गया था। डीपीएसपी में अगर देखा जाए तो आई थिंक डीपीएसपी का 45 था शायद आर्टिकल। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ अबाउट दिस थिंग, सो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक 45 ही था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे ये 45 ही था एक्चुअली, एग्जैक्टली आर्टिकल 45 था डीपीएसपी का। और कौन सा विधेयक थी? 93rd विधेयक था। कुछ और बातें बता दो। 93rd विधेयक था और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन में कुछ बातें। संसद, राष्ट्रपति की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया और संशोधन शक्तियों को अप्रतिबंधित किया गया। तो राष्ट्रपति सलाह जो है वो बाध्यकारी बना दिया गया और संशोधन शक्ति जो है उसको अप्रतिबंधित किया गया। न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय की समीक्षा शक्तियों को सीमित किया गया और संशोधनों को चुनौतियों से मुक्त किया गया। संशोधन जो है उसको चुनौती से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है संघवाद, यानी 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा, वन, वजन, माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। तो कौन से 5 विषय थे? ध्यान रहे, शिक्षा, वन, वजन और माप, शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। ठीक है, शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और 5वां न्याय प्रशासन। अभी 43वां संशोधन अधिनियम 1978, उच्च न्यायालय की मूल स्थिति को बहाल किया गया। साथ ही हाई कोर्ट को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मूल अधिकार क्षेत्र की प्रमुख सिविल अदालतों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार उनके पास किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। ये 2019 में यूपीएससी ने रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो इसको बार बार देख लेना। क्या है? कुछ 43वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया। हाई कोर्ट को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मूल अधिकार क्षेत्र की प्रमुख सिविल अदालतों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई और उनके पास किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से
अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे दिया गया कि कोई भी केंद्रीय कानून को ये अमान्य घोषित कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द के स्थान पर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन का शब्द रखा गया। यानी अब क्या कहा गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आप जो है आपात की घोषणा नहीं कर सकते। आप किस किस स्थिति में कर सकते हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब क्या करेगी, कैबिनेट इसको लिखित रूप से सिफारिश करेगी। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, मूल अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहाँ डाल दिया गया इसको, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है ना। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको, 20 और 21 को तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, निलंबित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 20 में क्या है, ये बेसिकली मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 20, और 20 में हम क्या पढ़ते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और अनुच्छेद 21 में हम क्या पढ़ते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी निलंबित हो जाएंगे। अब है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, यह दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता का प्रावधान किया गया। इस संबंध में विवरण हेतु एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसका पुनः संशोधन हुआ कहाँ, 91वां संविधान संशोधन यानी 91st संविधान संशोधन 2001 में। विभाजन के अपवादों को हटाकर दल बदल विरोधी कानूनों को मजबूत किया गया। अब है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली का विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 73वां 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, 73वें में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करते हुए भाग 9 जिसका शीर्षक पंचायत और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई। कार्यों की 29 कार्यों की मदद शामिल की गई, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें भाग 9 का को जोड़ा गया, नगर पालिकाएं नाम दिया गया और 12वीं अनुसूची जो है इसमें 12वीं अनुसूची में से शामिल किया गया। नगर पालिकाओं की कार्यात्मक मदें कितनी थी, 18 थी और पंचायतों की 29 थी। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के समान उद्देश्य के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को 25 वर्ष यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें अनुच्छेद 21 क के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 मैंने बताया था कि 45 यहाँ कन्फर्म हो गया, तो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अनुच्छेद 51 क के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। कौन सा, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क। 57वां यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 57वें संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान के निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए गए। इसने सरकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया, जैसे अनुच्छेद 19। इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक नया तत्व जोड़ा, जैसे सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसने संविधान में एक नया भाग 9 का ख जोड़ा, इसका शीर्षक सहकारी समितियां थीं।
अभी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में हुआ, जिसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 2015 में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कोलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति मेहर की राय। न्यायपालिका से देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। इसे केवल सरकार के अन्य अंगों से पूरी तरह पृथक और स्वतंत्र रखकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है और प्रस्तावित एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। फिलहाल आई थिंक इसे निरसित कर दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 2015 में। 100 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी एलबीए से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से। कब जो लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को। कहाँ से लिया गया था? ये बेसिकली फ्रांस से लिया गया था। 102वां संविधान संशोधन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जो अनुच्छेद 338B से संबंधित है। ओके, ओबीसी। नेक्स्ट है 338 जो था अनुसूचित जाति, 338 अनुसूचित जनजाति एंड 338B जो था अदर बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ा हुआ था। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जनरल वर्ग के जो लोग थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को आगे बढ़ा दिया 10 साल के लिए। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। पीछे एक चीज़ और रह गई कि 10 साल के लिए तो बढ़ाया गया था, तो बढ़ाकर कहाँ तक रखा गया था? 2030 तक रखा गया था। एक और इसमें रह गया था जिसमें एंग्लो इंडियन की बात की गई थी। इसमें क्या गया था? जो हमारे लोकसभा में और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित सीटों की बात की गई थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी यहाँ पे हटा दिया गया। अब आते हैं 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ESEBC की सूची तैयार करने के लिए तथा उसके रखरखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने से छूट दी गई। किसको? तो राज्य सरकार को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SEBC की सूची तैयार करने के लिए किससे हम परामर्श लेने? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की छूट दी गई और अपने अलग से सूची तैयार करने की छूट दी गई इसे। 106वां संविधान संशोधन यानी 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2023 में हुआ था। इसमें क्या है? इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं, कहाँ? तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 सीटें आरक्षित करता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, इसी में इंक्लूडेड है। अब है मूल संरचना सिद्धांत का विकास। तो क्या है ये मूल संरचना सिद्धांत का विकास? पढ़ते हैं। मूल संरचना में आधारभूत और बुनियादी मूल्य यानी बेसिक एंड कोर वैल्यूज शामिल हैं, जो भारतीय संविधान का आधार है। यह न्यायिक रूप से नवप्रवर्तित सिद्धांत है, जिसे ना तो संविधान में परिभाषित किया गया है और ना ही उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय मूल संरचना के सिद्धांत का आधार है। संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखो, इस रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। अब है वर्तमान स्थिति। अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? मूल अधिकारों सहित, मूल अधिकार के सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन 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 संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। उच्चतम न्यायालय को अभी भी यह परिभाषित या स्पष्ट करना बाकी है कि संविधान की मूल संरचना क्या है। तो मूल संरचना के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? तो पढ़ते हैं आगे। केस और उसका विवरण।
शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में। इस मामले में इस बात पर विचार किया गया कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में कटौती कर सकती है। संपत्ति के अधिकार में कटौती करने वाले पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में केवल साधारण कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन कानून नहीं। मूल अधिकार को न्यून करने वाले संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकते। मूल अधिकार को अगर कोई न्यून कर रहा है तो न्यून करने वाला जो संशोधन है अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में बात की गई है। तो पहले तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, परिभाषा है, और 13 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, तो ये उसको संरक्षण प्रदान करती है मूल अधिकार को। तो इसमें इसने कहा उच्चतम न्यायालय ने कि अनुच्छेद 13 में केवल साधारण कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन कानून इसमें शामिल नहीं है। मूल अधिकार को अगर न्यून करने वाला कोई संशोधन है तो अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकता। अब आता है दूसरा गोलकनाथ केस, जो आता है 1967 में। 17वां संशोधन हुआ 1964 में, को चुनौती दे दिया गया। तो जो 17वां संशोधन था उसमें उसको क्या की गई, चुनौती दे दी गई, जिसमें कुछ राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो कुछ राज्य कानून थे उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई थी। अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय, यानी कि ट्रांसकेंडेंटल एंड इम्यूटेबल है। संसद किसी भी मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती या वापस नहीं ले सकती। संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून है, इसलिए मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य होगा। तो यहाँ पे सीधे बात रिवर्स हो गई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की। यही तो खासियत है हमारे संविधान की कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो जजेस होते हैं वो अपना निर्णय सुनाने के पश्चात वो चाहें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी अपने दिए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकते हैं। यही होती है न्यायिक समीक्षा। गोलकनाथ मामले पर संसद की प्रतिक्रिया। 24वां संविधान संशोधन 1971, इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। संसद अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मूल अधिकार में कटौती कर सकती है और ऐसे कृत्य अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है। फिर यहाँ पे चेंज। अब आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और क्या कहा कि 24वें संविधान संशोधन जो है उसकी वैधता को बरकरार रखा। और इसने क्या कहा, मूल संरचना सिद्धांत दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया मूल संरचना का सिद्धांत। संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती, ऐसा निर्णय दिया गया। किसमें? केशवानंद भारती में। कब? 1973 में। संसद मूल संरचना सिद्धांत बनाने वाले मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती है, ऐसा वर्णित किया गया। अब आता है 39वां संविधान संशोधन 1975। इसमें प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के बीच निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। नेक्स्ट है इंदिरा नेहरू गांधी केस। इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। उच्चतम न्यायालय ने 39वें 39 संशोधन को अमान्य कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक भाग है और की जाएगी। 42वें संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। संसद की विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया था। 368 में संशोधन किया गया और संसद की विधायी शक्ति पर कहा गया कि कोई सीमा नहीं, किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा प्रावधान है 368 के तहत। मिनर्वा मिल्स मामला आया तब 1980 में।
इसमें 42वें संविधान संशोधन के उपरोक्त जो परिवर्तन जो थे इसको अमान्य साबित कर दिया गया और कहा गया कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक भाग है। तो देखो कि किस तरीके से हमारी जो संविधान की जो विशेषता है, आपको अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपको वास्तव में बहुत ही आश्चर्य लगेगा इन चीज़ों को देखकर कि धन्य है वो जिन्होंने इसको रचा गढ़ा, और धन्य है वो जो उनके कार्यपालक हैं जो इनका पालन करता है। वामन राव केस 1981। फिर से उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा, जैसा कि केशवानंद भारती केस में कहा गया था 1973 में। मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन जो भी होगा उस पर केशवानंद भारती केस लागू होगा। अब है IR केएलहो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। उच्चतम राज्य न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कानून सहित न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और इसे संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया। अब है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा यह संशोधन अमान्य है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है मूल संरचना का भाग है, यानी कॉलेजियम प्रणाली लाने की बात कही गई थी इसमें। तो न्यायालय ने इसको अमान्य ठहरा दिया और कहा कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो मूल संरचना का एक भाग है, और यह कहते हुए यह अमान्य घोषित हो गई। अब है मूल संरचना के तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो दिखाते हैं कि ये संविधान की मूल संरचना है या का जो आधारभूत तत्व है। तो देखते हैं। इसमें है विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित मूल विशेषताएं उभर कर सामने आई। पहला, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय स्वरूप, कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, मूल अधिकारों तथा DPSP के सिद्धांतों के बीच संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य प्रकृति, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्र की एकता अखंडता, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, समता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्तियाँ, मूल अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, और अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त शक्तियाँ, यानी कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है इसके तहत 226 के तहत। तो इस प्रकार हम चैप्टर 3 को समाप्त कर चुके हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।